सिंस सिमिलर टास्क आर परफॉर्म्ड इन द सेम डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बना रहता है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। क्या होता है, मैनेजरियल एफिशिएंसी। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करता है इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट इन इंक्रीज प्रॉफिट। मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ती है बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, जिससे क्या होता है बेटा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है। पहला, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो, ज्यादा एम्प्लॉयज की आपको रिक्वायरमेंट हो, और डिफरेंट टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग मेथड्स की आपको रिक्वायरमेंट हो, इन तीन जगहों पे डिविजनल स्ट्रक्चर क्या बैठेगा बेटा, एकदम फिट एंड फाइन बैठेगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का लेक्चर नंबर 2। अगर अभी तक आपने बच्चों ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने ऑर्गेनाइजिंग नाम से एक फोल्डर बना रखा है, उसमें आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्या होगा, सारी वीडियोस मिल जाएगी। और ऐसे ही आप बाकी के 4 चैप्टर्स की भी वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो चैप्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर 4 हो। और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है बेटा, तो फटाफट से जाके पहले वो वीडियोस को देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं और उसके बाद सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आगे बढ़ते हुए जाना है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम ऑर्गेनाइजिंग का लेक्चर नंबर 1 बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ चुके थे, और आज हम उसी कारवा को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग का लेक्चर नंबर 2। तो फटाफट से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 में आखिर पढ़ा क्या था। सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। देखिए बेटा, हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि ऑर्गेनाइजिंग आखिर होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म ऑर्गेनाइजिंग, तो ये टॉपिक हमने समझ लिया था। उसके बाद हमने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग का आखिर प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हमने 4 स्टेप समझे थे बेटा। और उसके बाद हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा था बेटा, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि आखिर ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है या उसकी सिग्निफिकेंस क्या है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये भी हमने बहुत शानदार तरीके से तीनों टॉपिक पढ़े थे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज वो टॉपिक रहने वाला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि आखिर एक कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है या कंपनी का जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है या उसका बेस क्या होता है, वो हमें आज के इस लेक्चर में क्या करना है, समझना है। और आज के लेक्चर में सिर्फ हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद के जो टॉपिक हैं वो बेटा हम अगले लेक्चर्स में क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से बच्चों नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए। और अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको अकाउंट्स बिजनेस इको से रिलेटेड बेटा, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट को छोड़ सकते हैं, वहां पे भी आपका जवाब देंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नंबर, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं बेटा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आपको वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, उससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पे मिलते रहेंगे। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझते हैं कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है बेटा, एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें मैनेजरियल टास्क को परफॉर्म किया जाता है, कि कौन क्या टास्क करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और क्यों करेगा। ये सारी की सारी बातें इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर होती है। वापस समझिए बेटा, क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर स्पेसिफाई रहता है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, कि कौन सा आदमी कौन सा काम करेगा और किन रिसोर्सेज के साथ काम करेगा। इन चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की एक और डेफिनेशन हम ले सकते हैं, नेटवर्क ऑफ जॉब्स, पोजीशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल, कि हर एक इंडिविजुअल का क्या नेटवर्क ऑफ जॉब है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसकी अथॉरिटी क्या है, हर डिफरेंट लेवल पे। एंड अकॉर्डिंग टू विलियम एच न्यूमैन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डील्स विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इन एन एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ये वो स्ट्रक्चर होता है बेटा जो डील करता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अरेंजमेंट के साथ। यानी कि सिंपल सी बात आपको याद रखनी बेटा, जितने भी मैनेजरियल ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, हर एक इंडिविजुअल का क्या काम है, किन रिसोर्सेज के साथ वो काम करेगा, किन लोगों के साथ उठ के बैठ के काम करेगा, ये सारी चीजें ही क्या कहलाती है बेटा, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है, अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स होते हैं बेटा, 2 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिन्हें हम फंक्शन के आधार पर डिवाइड करते हैं, और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसका बेस होता है प्रोडक्ट। सिंपल समझिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर,
जिसमें हम बेस किसको बनाते हैं बेटा, फंक्शन को, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जिसमें किसी कार्य को परफॉर्म किया जाएगा, किसी काम को परफॉर्म किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। और एक होता है बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो एक ही कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है, वो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर आएगी बेटा। और फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, कंपनी को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। किसके आधार पर करेंगे बेटा, फंक्शंस के आधार पर करेंगे। तो दोनों ही स्ट्रक्चर को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, दोनों के ही एडवांटेजेस को हम समझेंगे और दोनों के ही डिसएडवांटेजेस को भी हम समझने की क्या करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हम क्या समझेंगे बेटा, सबसे पहले हम समझेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, देखिए व्हेन एक्टिविटीज एंड जॉब्स आर ग्रुप्ड, जब एक्टिविटीज और जॉब्स को ग्रुप किया जाता है, कीपिंग इन माइंड द फंक्शन, उनके फंक्शन को दिमाग में रखते हुए, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, वापस से समझो क्या बोल रहे हैं। जब कंपनी के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज और अलग अलग जॉब्स को ग्रुप किया जाता है, उनके फंक्शन को दिमाग में रखते हुए कि आखिर ये काम क्या करते हैं, उन फंक्शंस के आधार पर जब एक्टिविटीज और जॉब्स को एक ग्रुप में बांटा जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन अ मैनेजमेंट कंसर्न वर्क इज डिवाइडेड इनटू इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसे किसी भी कंपनी के अंदर आप देख लीजिए बेटा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एक पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो एक्टिविटीज और जॉब्स के आधार पर इनके फंक्शन को दिमाग में रखते हुए, इनके कार्य को दिमाग में रखते हुए जब इन एक्टिविटीज और जॉब्स को ग्रुप किया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। और फिर आगे जाके जो डिपार्टमेंट्स हमने अलग अलग बनाए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लो या रिसर्च डिपार्टमेंट ले लो या मार्केटिंग डिपार्टमेंट ले लो, इन डिपार्टमेंट्स को हम अलग अलग सेक्शंस, एक्टिविटीज और जॉब्स में भी क्या करते जाते हैं बेटा, आगे सब पार्ट में डिवाइड करते जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, फंक्शनल स्ट्रक्चर फिर एक बार और समझ लो बेटा। जब किसी भी एक्टिविटी और जॉब के फंक्शन को दिमाग में रखते हुए उन्हें ग्रुप किया जाता है, एक ही सांचे में ढाला जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और फिर आगे जाके इनको अलग अलग सेक्शंस में और डिवाइड कर दिया जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इससे कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखिए बेटा। सबसे पहला ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। देखिए इन फंक्शनल स्ट्रक्चर द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बेटा, जो सिमिलर नेचर के काम होते हैं उनको एक ही डिपार्टमेंट के अंडर में डाल दिया जाता है। मैंने क्या बात करी थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक अलग बना दिया, परचेसिंग डिपार्टमेंट एक अलग बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक अलग बना दिया, एचआर डिपार्टमेंट एक अलग बना दिया। तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का इसका पहला एडवांटेज है। क्या है इसका मतलब, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलर नेचर वाली जो एक्टिविटीज होती है उसे एक ही डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। द एम्प्लॉइज परफॉर्म द सिमिलर टास्क विद इन डिपार्टमेंट विच लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। और फिर जो एम्प्लॉइज होते हैं बेटा, वो उस डिपार्टमेंट का काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि क्या हुआ बेटा, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को एक ही डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है। पहला एडवांटेज क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, इजी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए सिंस सिमिलर टास्क आर परफॉर्म्ड इन द सेम डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बना रहता है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सिंस सिमिलर टास्क आर परफॉर्म इन द सेम डिपार्टमेंट, एक सेम ही डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं बेटा, इससे क्या होता है, कंपनी के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या रहता है बेटा, बना हुआ रहता है। ये दूसरा एडवांटेज होता है बेटा किसका, फंक्शनल स्ट्रक्चर का। तीसरा देखिए बेटा क्या होता है, मैनेजरियल एफिशिएंसी। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करता है इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट इन इंक्रीज प्रॉफिट। मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ती है बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, जिससे क्या होता है बेटा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो तीन एडवांटेजेस आपको याद रखने बेटा, क्या, पहला ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, इजी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड द थर्ड वन इज मैनेजरियल एफिशिएंसी। उसके आगे क्या है एडवांटेज, देखिए बेटा, इकोनॉमी ऑफ स्केल। फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर बेटा जो आप एफर्ट लगाते हो उसका डुप्लीकेशन जो होता है वो मिनिमम होता है, यानी कि एक ही काम को दो बार करने की संभावना जो होती है वो मिनिमम होती है। एक ही काम को दो बार करने की जो संभावना होती है वो मिनिमम होती है। इससे क्या होता है बेटा, कम कॉस्टिंग के साथ हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। ये चौथा एडवांटेज होता है बेटा किसका, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। और फिफ्थ क्या है बेटा, ट्रेनिंग इजियर। इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज इजियर एज द फोकस इज ओनली लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। जब अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिए गए हैं बेटा, तो जो ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉइज की वो इजियर हो जाती है बेटा, क्योंकि उसका एक ही स्किल के ऊपर क्या करना है, या लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स के ऊपर ही क्या करना है, उसे फोकस करना है। इसलिए एडवांटेज क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, कि उसमें ट्रेनिंग क्या हो जाती है बेटा, इजी हो जाती है। और लास्ट एडवांटेज क्या है बेटा इसका, एंश्योर्स अटेंशन।
यानी कि इट एंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, यानी कि इसमें हर अलग अलग फंक्शन को एक अलग अलग अटेंशन मिलती है। तो ये 6 क्या है बेटा एडवांटेजेस है। वापस से लास्ट वाले तीनों को रिकॉल कर देता हूं बेटा। इकोनॉमी ऑफ स्केल, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बेटा, किसी काम को दोबारा करने की संभावना है, 2 बार करने की संभावना मिनिमम हो जाती है, इससे लोअर कॉस्टिंग आती है। ट्रेनिंग इजी होती है बेटा, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का एक लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पे फोकस करना पड़ता है, और अटेंशन एंश्योर करती है, यानी कि हर एक फंक्शन को, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन दे पाते हैं। बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने समझा, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं वो भी हमने यहां पे समझने की कोशिश करी। अब हम बात करेंगे उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में कि आखिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब देखिए हमने क्या बात करी थी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखिए, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट। अब परचेज डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, तो हर डिपार्टमेंट अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का क्या कर रहा है बेटा, काम कर रहा है। इससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाता है कि अगर कोई कमी रह गई तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर आरोप लगाएगा, या दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट के ऊपर आरोप लगाएगा। तो डिसएडवांटेज क्या है बेटा फंक्शनल ये स्ट्रक्चर का बेटा, कि इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कंफ्लिक्ट हो जाता है, बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को अर्न करने के लिए या अचीव करने के लिए क्या करता है बेटा, मेहनत करता है, और अगर कोई कमी रह जाती है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट्स पे क्या लगाते हैं बेटा, आरोप लगाते हैं, जिससे दोनों ही डिपार्टमेंट्स के बीच में या क्या होता है बेटा, कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है। क्लियर है बेटा? दूसरा देखिए, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी देखने को मिलती है। कैसे? देखिए, इट में लेड टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएट डिपार्टमेंट। क्या होता है बेटा, इसमें जो प्रॉब्लम निकल के आती है वो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम निकल के आती है, क्योंकि बेटा इंफॉर्मेशन को जो एक्सचेंज किया जाता है वो फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट का जो अलग अलग फंक्शन होता है बेटा, इस वजह से क्या होता है बेटा, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, जो एक्सचेंज होती है, उसमें कोऑर्डिनेशन का अभाव हमें देखने को मिलता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है। क्लियर बेटा? दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा क्या है बेटा, हिंड्रेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, इन दिस स्ट्रक्चर ऑल द वर्कर मेक एफर्ट टू अचीव द टारगेट ऑफ देयर डिपार्टमेंट। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हर एक वर्कर जो होता है वो अपने ही डिपार्टमेंट के टारगेट को अचीव करने के लिए लगा रहता है, जिससे कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाते हैं बेटा, पीछे रह जाते हैं, या कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे कम ध्यान दिया जाता है। तो तीनों डिसएडवांटेजेस वापस से रिकॉल करो बेटा। क्या हो रही है बात, हर कॉन्फ्लिक्ट्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, हर एक इंडिविजुअल अपने डिपार्टमेंट का टारगेट अचीव करने में लगा हुआ है, जिससे दूसरे डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। दूसरा, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है और सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, इससे कोऑर्डिनेशन में कमी देखने को मिलती है। तीसरा, हर एक इंडिविजुअल अपने ही डिपार्टमेंट के टारगेट को अचीव करने में लगा रहता है, इससे कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या रह जाते हैं बेटा, पीछे रह जाते हैं। तो ये 3 डिसएडवांटेज याद रखने हैं। और क्या है बेटा डिसएडवांटेज, इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्या है बेटा, सिंस पीपल विद द सेम स्किल एंड नॉलेज बेस्ड डेवलप ए नैरो थिंकिंग। देखिए, अगर एक इंडिविजुअल की सेम स्किल और नॉलेज है तो जाहिर सी बात होगी क्या हो जाती है, नैरो थिंकिंग हो जाती है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट इन अदर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। इससे क्या होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी भी क्रिएट होती है बेटा, क्योंकि एम्प्लॉय जो होता है वो लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पे काम करता है। याद करो अभी हमने एडवांटेजेस में क्या पढ़ा था बेटा, कि लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पे काम करता है, इससे क्या होती है, जो डेवलपिंग थिंकिंग होती है, जो इनसाइड की थिंकिंग होती है वो नैरो हो जाती है, जिससे क्या क्रिएट होती है बेटा, कंपनी के अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट होती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है बेटा किसका, फंक्शनल स्ट्रक्चर का। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सुटेबिलिटी, यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है ये किस कंपनी के अंदर, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुटेबल हो सकता है। तो पहला, ऑर्गेनाइजेशन की साइज जो है वो बड़ी होनी चाहिए। दूसरा, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज होनी चाहिए, यानी कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए कंपनी के अंदर। तीसरा, ऑपरेशंस रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन पर आप काम कर रहे हो उसमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सुटेबिलिटी का मतलब ये है बच्चों कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो किन कंपनीज में फिट बैठेगा। पहला, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। दूसरा, उसमें डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तीसरा, उसमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तब जाके हम कह सकते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर उस कंपनी के अंदर ठीक ठाक काम करेगा। बताओ बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज समझ में आए या नहीं आए? सारे के सारे सिंपल है बेटा, बस आपको फटाफट से क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलने हैं। नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, इस चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा बेटा कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि लिखने की आदत रहेगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ाने में भी मजा आएगा। चलिए बेटा, तो 2 स्ट्रक्चर हमें पढ़ने थे। फंक्शनल स्ट्रक्चर हमने पूरा समझ लिया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अब हमें पढ़ना है बेटा क्या, लास्ट टॉपिक हमारा आज का, डिविजनल स्ट्रक्चर। ये डिविजनल स्ट्रक्चर आखिर क्या होता है। तो देखिए, डिविजनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट कंप्राइज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिवीजन। सिंपल सा समझ लो बेटा, डिविजनल स्ट्रक्चर एक वो स्ट्रक्चर होता है, एक वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही हो।
किसमें डील कर रही हो बेटा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही हो, वो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। ईच यूनिट्स हैव अ डिविजनल मैनेजर्स रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मेंस एंड हु हैज अथॉरिटी ओवर द यूनिट। और हर एक यूनिट का एक डिविजनल मैनेजर होता है जो परफॉर्मेंस को लेकर जिम्मेदार होता है और उसके पास अथॉरिटी होती है। जनरल मीनिंग क्या है बेटा, इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो क्या होता है, एक ही मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, तो डिविजनल स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है बेटा, जब ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या होती है बेटा, बड़ी होती है और वो एक से ज्यादा टाइप ऑफ प्रोडक्ट को क्या कर रही है बेटा, प्रोड्यूस कर रही है, तो जो एक्टिविटीज रिलेटेड है एक प्रोडक्ट से लेकर उसको जब एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप में कर दिया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्या बताया बेटा मैंने सिंपल सी आपको बात बताई है बेटा कि एक कंपनी जो है बेटा अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या कर रही है बेटा, डील कर रही है, तो एक प्रोडक्ट में होने वाली एक्टिविटी जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज है, जब उन्हें एक ही ग्रुप डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया जाता है तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है बेटा, अपना डिविजनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्लियर है बेटा? समझ आ गया बेटा? तो ये वो कंपनीज होती है, ये वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट को क्या किया जाता है बेटा, मैन्युफैक्चर किया जाता है या प्रोडक्शन किया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखिए बेटा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। देखिए, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेराइड स्किल्स इन अ डिविजनल हेड एंड दिस प्रिपेयर हिम फॉर हायर पोजीशन। दिस इज बिकॉज ही गेन एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिवीजन। ये सिंपल है बेटा, आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन ये हमने वहां पे भी पढ़ लिया था बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर में, तो कहीं ना कहीं वहीं पर ही सेम टू सेम देखने को मिल रहा है। दूसरा एडवांटेजेस क्या है बेटा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो देखिए बेटा, फॉर एवरी प्रोडक्ट सेपरेट डिवीजन इज ओपन। देखिए मैंने क्या बताया, डिविजनल स्ट्रक्चर वो होता है जो एक से ज्यादा प्रोडक्शन, एक से ज्यादा गुड्स में क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो हर एक प्रोडक्ट का एक अलग डिवीजन होता है। इफ द कंपनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, अगर कंपनी को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो वो आराम से क्या कर सकती है, उसे इजिली इंट्रोड्यूस कर सकती है। दूसरा एडवांटेज क्या है बेटा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, यानी कि डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है बेटा, एक सेपरेट डिवीजन होता है। अगर कंपनी कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो उसको आराम से इंट्रोड्यूस कर सकती है। तीसरा क्या है बेटा एडवांटेज, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, डिविजनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिवीजन फंक्शन एज एन ऑटोनोमस यूनिट व्हिच लीड्स टू फास्टर डिसीजन मेकिंग। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या करती है बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करती है और इनिशिएटिव को प्रमोट करती है बेटा, क्योंकि हर एक डिवीजन का जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है वो अलग होता है बेटा, इसलिए यहां पे डिले नहीं होता है डिसीजन लेने में, फटाफट डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे मार्केटिंग अलग है, कॉस्मेटिक में डील कर रहे हो तो कॉस्मेटिक का अलग है, मेडिसिन में डील कर रहे हो तो मेडिसिन का अलग है, टेक्सटाइल में डील कर रहे हो तो टेक्सटाइल का डील मैटर अलग है, तो टेक्सटाइल का फंक्शन अलग है, मेडिसिन का फंक्शन अलग है, कॉस्मेटिक का फंक्शन अलग है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, इनिशिएटिव लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो फास्टर होती है बेटा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का क्या होता है, हर एक डिवीजन का क्या होता है बेटा, फंक्शन अलग होता है। जैसे मेडिसिन का अलग है, कॉस्मेटिक का अलग है, टेक्सटाइल का अलग है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और इनिशिएटिव को यहाँ पे वेलकम किया जाता है। तो ये तीन एडवांटेजेस आपको याद रखने बेटा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, expansion and growth, and the third one is flexibility. फोर्थ क्या है बेटा, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिवीजन कैन असिस्ट इजिली। मैंने क्या बताया बेटा, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो हर एक डिवीजन की परफॉर्मेंस को असिस्ट कर पाना या इवेल्युएट कर पाना इजी होता है। इट इज इजी टू फाइंड आउट पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन। ये आसान होता है हर एक डिवीजन की पुअर परफॉर्मेंस को ढूंढ निकालने में। एप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन, और उसको सुधारने के लिए जो एक्शन लेने हो वो ले भी सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है बेटा, ये डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर जब डिविजन अलग अलग बने हुए होते हैं तो हर एक इंडिविजुअल डिवीजन की परफॉर्मेंस को मापना इजी होता है। इससे पुअर परफॉर्मेंस को हम फटाफट से ढूंढ सकते हैं और उसको सही करने के लिए काम भी कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये चार एडवांटेजेस आपको याद रखने हैं बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर के। और डिसएडवांटेज क्या होते हैं बेटा, देखिए, कंफ्लिक्ट अमंग डिफरेंट डिविजन्स। वही जैसे हमने डिसएडवांटेज एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सॉरी फंक्शनल स्ट्रक्चर में पढ़ा था, वही एक डिसएडवांटेज यहां पे भी आ गया है डिविजनल स्ट्रक्चर में। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंफ्लिक्ट में अराइज अमंग वेरियस डिविजन्स फॉर एलोकेशन ऑफ फंड्स टू देम। यहां पे फंड का मसला है बेटा। देखिए कंपनी तो एक ही है, अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रही है, अब किसी प्रोडक्ट को ज्यादा पैसा दे दिया, किसी प्रोडक्ट को कम पैसा दे दिया, तो दोनों डिविजन्स में क्या हो जाएगा बेटा, कंफ्लिक्ट हो जाएगा। फर्दर अ पर्टिकुलर डिवीजन वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन। बात समझ में आई बेटा? डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर जो कंफ्लिक्ट होगा बेटा वो फंडिंग के एलोकेशन को लेकर होगा। मान के चले कंपनी उसका मेन प्रोडक्ट है मेडिसिन और वो कॉस्मेटिक में भी डील कर रहा है, तो वो ज्यादा फंडिंग कहां देगा, मेडिसिन में देगा, कॉस्मेटिक में क्या देगा, कम देगा। तो इससे क्या हो सकता है, कंफ्लिक्ट हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में। डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस, ये सेकंड एडवांटेज डिसएडवांटेज है। क्या
द एंटायर सेट ऑफ फंक्शन दैट इज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर ऑल डिवीजन। अब कोई सा भी आप धंधा कर रहे हो, चाहे कॉस्मेटिक कर रहे हो, टेक्सटाइल कर रहे हो या मेडिसिन कर रहे हो, प्रोडक्शन सब में चाहिए, मार्केटिंग सब में चाहिए, फाइनेंस सब में चाहिए, ये सभी डिविजन्स में रिक्वायरमेंट होगा। तो इससे क्या हो रहा है बेटा, जो एफर्ट लग रहे हैं यानी कि जो काम हो रहा है वो बार बार हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये वाला डिसएडवांटेज फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या था बेटा, एडवांटेज था, क्योंकि वहां पे एक ही काम बार बार नहीं हो रहा था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बेटा, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर जो फंक्शन है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, यानी कि बार बार हो रहे हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन भी होगा, मार्केटिंग भी होगा, फाइनेंस भी होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, एफर्ट्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। और फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था बेटा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो रही थी, वहां ये एडवांटेज था, यहां ये क्या हो गया, डिविजनल स्ट्रक्चर में आके बेटा डिसएडवांटेज बन गया है। क्लियर है बेटा। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है बेटा, डिफिकल्टी इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, कंट्रोल करने में डिफिकल्टी आती। कैसे, इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज टू ए पर्टिकुलर डिवीजन। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर एक मैनेजर को पूरी अथॉरिटी दी जाती है कि वो एक पर्टिकुलर डिवीजन की सभी एक्टिविटीज को क्या करे, सुपरवाइज करे। In course of time, such a manager may gain power and try to assert his independence, may ignore organizational interest. ऐसे केस में क्या होता है बेटा, जब मैनेजर को आप पावर दे देते हो तो वो अपने इंडिविजुअल के भले को सोचता है, कंपनी के भले को क्या कर देता है बेटा, साइड में कर देता है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर का क्या एक और डिसएडवांटेज है बेटा, यहां पे कंट्रोल को स्टैब्लिश करने में डिफिकल्टी आती है, क्योंकि यहां पे हर एक डिवीजन की सभी अथॉरिटीज को, एक्टिविटीज को सुपरवाइज करने के लिए एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, और मैनेजर बहुत बार अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखता है और कंपनी के इंटरेस्ट को क्या कर देता है बेटा, साइड में कर देता है। क्लियर है बेटा। तो ये तीन डिसएडवांटेज थे बेटा किसके, डिविजनल स्ट्रक्चर के। अब सुटेबिलिटी, अभी डिविजनल स्ट्रक्चर कौन सी कंपनी में कौन सी जगह पे सुटेबल हो सकता है। तो पहला, लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए बेटा जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रही हो। किसमें डील कर रही हो, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में। दूसरा, when more employees are needed for the expansion of the organization, और ऐसी कंपनी में सुटेबल बैठेगा डिविजनल स्ट्रक्चर जहां पे आपको एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और तीसरा, when different manufacturing technologies and marketing methods are required, जिस कंपनी के अंदर आपको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज और मार्केटिंग मेथड्स चाहिए, वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर फिट बैठेगा। तो किस ऑर्गेनाइजेशन में डिविजनल स्ट्रक्चर फिट बैठेगा बेटा, पहला, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो, ज्यादा एम्प्लॉयज की आपको रिक्वायरमेंट हो, और डिफरेंट टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग मेथड्स की आपको रिक्वायरमेंट हो, इन तीन जगहों पे डिविजनल स्ट्रक्चर क्या बैठेगा बेटा, एकदम फिट एंड फाइन बैठेगा। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा आप सभी को। तो यहां पे हमारा क्या होता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, आज हमने पढ़ा बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर के हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े, और डिविजनल स्ट्रक्चर के भी हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े। यानी कि हमारा क्या हो गया, हाँ, फोर्थ टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब जो लेक्चर नंबर 3 बच्चों में आपके लिए लेके आऊंगा, उसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और डेलीगेशन। डेलीगेशन में भी हम अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा आज जो मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है बेटा, आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड या अकाउंट्स या इको से रिलेटेड भी, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, या कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, हमें आप मेल भी कर सकते हैं। हम हर जगह आपका जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं बेटा। बस आपको एक काम करना है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ऐसे ही शानदार वीडियोस आपके लिए आती रहेगी बेटा, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इको हो, बिजनेस हो, बस आपको लगातार पढ़ते रहना है बेटा, जुड़े रहना है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। और जल्दी ही मैं आपके साथ इसका लेक्चर नंबर 3 भी लेके आऊंगा, जिसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, डेलीगेशन क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और को बहुत सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम स्टाफिंग पूरा पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग पूरा पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग पूरा पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बिजनेस स्टडीज का सेकंड पार्ट है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह, वो भी हम सारी चीजें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है बेटा, वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है बेटा। और कोई भी डाउट हो बेटा तो बिंदास आप कांटेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐसे ही पढ़ते रहना है बेटा, क्योंकि हमारा टारगेट है क्लास 12th बोर्ड का, तो जल्दी से हम फटाफट से इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और फटाफट हम क्लास 12th बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और प्री बोर्ड को ध्यान में रखते हुए भी हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे। बस आपको क्या करना है बेटा, चैनल से कनेक्टेड रहना है। और जल्दी ही मिलूंगा आपसे बेटा लेक्चर नंबर 3 में ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।